हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। पर्यावरण भूगोल की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे जो आखिरी 50 क्वेश्चन हैं पर्यावरण से संबंधित। इससे पहले मैंने पर्यावरण के 50 क्वेश्चन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी के लिए। इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक ना। तो देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे। पहला जो क्वेश्चन हम लोग का होगा वो है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण करने का समाधान है। जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, ठीक ना। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये देख लेते हैं कि ये बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूलित प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, पहली लाइन, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है। सिर्फ विकासशील देशों के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है, इसलिए ये गलत होता है। यह 2022 तक बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगा। डी वाला है, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रेड प्लस पहलों में से एक है। नहीं, विश्व बैंक द्वारा नहीं है ये, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, ठीक है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मृदा, जलवायु, वनस्पति। देखिए, जैविक घटक पूछ रहा है ना, जैविक, ये तीनों अजैविक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक, ठीक है। देखिए, भौतिक घटक यानी कि अजैविक घटकों की बात कर रहा है। जंतु, वनस्पति और पारिस्थितिकी, तो ये क्या है? अजैविक है, लेकिन भौतिक पूछ रहा है, यानी सॉरी जैविक है, भौतिक यानी कि अजैविक पूछ रहा है, ठीक है, अजैविक। तो प्रवाही जल इसका सही ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, सही ऑप्शन इसका है पारिस्थितिकी। परिभाषा आप जानते हैं, ठीक है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो पारिस्थितिकी, ठीक है ना। पारिस्थितिकी का जो प्रयोग था वो सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने किया था, ठीक है, हैकल ने। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, और ये थोड़ा सा यहाँ पर ना पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी नहीं, ये इकोसिस्टम होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, या ऐसे भी ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। हैकल, अर्नस्ट हैकल ने 1869 में किया था। और ये जो टांसले यहाँ पर दिया हुआ है, टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। टांसले ने इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले 1935 में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जबकि हैकल ने 1869 में, अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो टांसले किसके लिए हो जाएंगे? इकोसिस्टम के लिए, और हैकल किसके लिए हो जाएंगे? पारिस्थितिकी के लिए। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन का पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें कवक क्या आएगा? उत्पादक तो बिल्कुल नहीं होगा, उपभोक्ता नहीं, दो है ना, प्राथमिक द्वितीयक कोई उपभोक्ता नहीं है। कवक क्या होते हैं भाई? कवक देखिए अपघटन करता होते हैं, ठीक है, ये चीजों को नष्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया? यानी कि जो देश जलवायु परिवर्तन से ना, क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए क्या बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड,
ग्रीन बैंक, वर्ल्ड ग्रीन फंड। ठीक है, देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक ना, जो देश क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, वनों को नष्ट करने डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? ठीक है, अपर्दन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। नहीं, देखिए सबसे पहले वन अगर खत्म हो गए तो मृदा अपर्दन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक ना, कुप्रभाव पूछ रहा है कि उससे मतलब बुरा इफेक्ट पड़ेगा उसका। प्रश्न नंबर 9 है, पहाड़ों पर नमी, काफी नमी और जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभूमि क्यों होते हैं? कह रहा है कि पहाड़ों पर नमी भी होती है, जल भी होता है, लेकिन यहाँ फिर भी मरुभूमि क्यों होते हैं? मतलब कुछ मरुस्थलीय पौधे भी यहाँ पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन नंबर सी है, पहाड़ों की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती। ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे उसका उपयोग कर ही नहीं पाते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पूछ रहा है ना, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, पार्क। देखिए खेत, बांध और पार्क तो इंसान बनाते हैं, प्राकृतिक क्या है? झील। ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति? नहीं, देखिए प्रवाल भी प्राकृतिक है, वेटलैंड भी प्राकृतिक है और नदी भी प्राकृतिक है, तो खेत इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल की बात करें, सैलाइन वाटर पारिस्थितिक तंत्र का ये उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ प्रवाल भित्ति सीधे सीधे दिया हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल भित्ति होगा। प्रश्न नंबर 13 है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र में तालाब आता है। ठीक है, समुद्र, खाड़ी, एस्चुरी ये सब खारे जल के है ना, मरीन इकोलॉजी में आता है या इकोसिस्टम में आता है। तालाब फ्रेश वाटर इकोलॉजी में आता है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या फिर उपभोक्ता। देखिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी है, अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को किससे हम बचा सकते हैं? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, वन रोपण द्वारा या फिर पक्षियों की जनसंख्या बढ़ा करके। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है भाई? मृदा अपरदन को रोकने के लिए वन रोपण है ना, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वन रोपण करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16 है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? ठीक है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करने वाला कारक पूछ रहा है कि कौन कारक उसको निश्चित करेगा। ठीक है, देखिए जलवायु संबंधी कारक उसको क्या करेगा? निश्चित करेगा। ठीक है, देखिए आप लोग भी मन में इसको करते रहिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है इसमें। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों को पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के पादपों और प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? देखिए पादप और प्राणियों का जो आपस में संबंध होता है उसका आधार क्या होता है भाई? कोई जानवर किसी वनस्पति से किस प्रकार से जुड़ता है, तो देखिए उसका उत्पादक, ऊर्जा प्रवाह, अपघटक नहीं, उसका संबंध पोषण संबंध से होता है। ठीक है ना, न्यूट्रिशन। प्रश्न नंबर 18 है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो हरे पादप। भाई पौधे क्या करते हैं? सूर्य से प्रकाश लेकर के फिर उसका भोजन बनाते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसको बाकी लोग खाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक, स्वपोषी इसमें से कौन है भाई? चारों में से पादप। पादप इसका सही ऑप्शन होगा। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20 कहता है कि हरे पादपों को हरे पौधों को या पादपों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं?
देखिए हरे पादपों को पारिस्थितिकी में उत्पादक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध जो कीटनाशक है विश्व का वो कौन सा है? डीडीटी। इस पर अब बैन भी लग चुका है, ठीक ना, डीडीटी। प्रश्न नंबर 22, मरुस्थली भवन यानी कि डिजर्टिफिकेशन किससे होता है? किससे डिजर्टिफिकेशन होता है? वनों को उखाड़ देने से, जल की वजह से मृदा अपरदन के कारण, वायु की वजह से होने वाली मृदा में अपरदन के कारण, या बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। देखिए मरुस्थल का बनना उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, कुत्ता किस वर्ग में आता है? देखिए कुत्ता जो है किस वर्ग में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उत्पादक? नहीं, कुत्ता जो है द्वितीयक में आता है। प्रश्न नंबर 25 है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, या फिर उत्पादक में? किस में आते हैं? देखिए सर्वाहारी जंतु जो है द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है भाई? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। इसमें से तृतीयक कौन है? ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता की बात कर रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे इसको बता देंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन इन चारों में से क्या है? तृतीयक उपभोक्ता की बात कर रहा है। तृतीयक उपभोक्ता हाथी है, गैंडा है, शुतुरमुर्ग है कि बाज है? ठीक है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक ना। प्रश्न नंबर 27 है, शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? सर्वाहारी, उत्पादक, द्वितीयक या फिर तृतीयक? ठीक है, देखिए शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक ना, शेर क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। प्रश्न नंबर 28 है, गिद्ध किस वर्ग में आता है? गिद्ध, गिद्ध की बात करें, गिद्ध किस वर्ग में आता है? ठीक है, प्राथमिक, परजीवी, द्वितीयक, तृतीयक? गिद्ध, देखिए गिद्ध क्या है? तृतीयक है। ठीक है, देखिए प्राथमिक में एक चीज बता देता हूं आपको, जो घासें होती हैं, ठीक है, वो सूर्य से अपनी ऊर्जा लेती हैं, वो उत्पादक होती हैं। ठीक है, उत्पादक। इनको खाने वाला, घासों को खाने वाला जैसे मेंढक हो गया, ठीक है, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। ठीक, फिर मेंढक को खाने वाला कोई सांप हो गया, सांप क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अब सांप को खाने वाला गिद्ध हो गया, गिद्ध सांप को खा रहा है तो गिद्ध क्या हुआ? तृतीय उपभोक्ता हो गया। ठीक है, ये हिसाब किताब है इसका। प्रश्न नंबर 29, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? यानी कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसको कहते हैं? प्रकृति को कौन साफ करता है? तृतीय उपभोक्ता साफ करता है। ठीक है, गिद्ध। ठीक ना। प्रश्न नंबर 30, सामाजिक उपभोक्ता किस श्रेणी में कौन सम्मिलित है? सामाजिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है? ठीक है, देखिए दीमक, दीमक जो है सम्मार्जक उपभोक्ता है। ठीक है, दीमक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? अपघटक जीव, ठीक है, कवक जिसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भाई कवक क्या है? अपघटक है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? देखिए बैक्टीरिया को पूछ रहा है कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित। देखिए बैक्टीरिया भी अपघटक ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? जैव भार में कौन सम्मिलित है? ठीक ना। जैव भार की बात करेंगे तो उत्पादक आएगा कि उपभोक्ता आएगा कि उपभोक्ता? देखिए जैव भार में सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, पिरामिड में सबको शामिल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, समस्त जीव आते हैं जैव भार में। प्रश्न नंबर 34 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैसें या फिर चंद्रमा? देखिए पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का, सूर्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? ठीक है, क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का क्या हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा का क्या होता है? देखिए रूपांतरण होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा
रूपांतरित हो जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? रूपांतरण से। ठीक है, देखिए ऊर्जा का ह्रास भी 10% का रूल लागू होता है, तो रूपांतरण से ही ऊर्जा का ह्रास भी हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं? सूर्य के प्रकाश को किसमें बदल देते हैं? यांत्रिक में, रासायनिक में, भौतिक में या फिर विद्युत में? ठीक है, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 38 है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? 10%। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किससे होता है? ठीक है, सॉरी कैसे होता है? कैसे? चारों तरफ, या एक दिशात्मक केवल एक तरफ, या त्रिदिशात्मक या द्विदिशात्मक? ठीक है, तो पूछ रहा है कि परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ठीक ना, कैसे होता है ऊर्जा का प्रवाह? तो एक दिशात्मक होता है हमेशा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, ऊर्जा हमेशा एक दिशा में चलती है। प्रश्न नंबर 40 है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च से निम्न, उच्च से अति उच्च, निम्न से उच्च, या फिर समान स्तर को? ठीक है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव उच्च से निम्न स्तर में चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमेशा क्या ऊर्जा करती है? उच्च से निम्न। भाई 10% का नियम चलता है, तो क्या कहता है कि ये 10% ऊर्जा कम होने लगती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41 है पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? ठीक है, जो विभिन्न रासायनिक तत्व हैं उनका प्रवाह एक दिशात्मक होता है, लंबवत, चक्रीय, या फिर क्षैतिज? नहीं, देखिए चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 42 है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक केंद्रों की विद्युत? ठीक है, देखिए गैर परंपरागत कह रहा है, जो खत्म ना होने वाला है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सौर विकिरण। प्रश्न नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 43 है कि औषधि चक्र में किसका प्रवाह होता है? औषधि चक्र में किसका प्रवाह होता है? देखिए औषधि चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं? देखिए खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 45 की तरफ। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? देखिए भाई ये तो क्या बिल्कुल आसान है, प्रारंभ में होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? देखिए पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47 है जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, औषधि चक्र से, खाद्य श्रृंखला से, या फिर जंतु श्रृंखला से? देखिए जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 48 है एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक खाद्य श्रृंखला यानी कि एक से अधिक खाद्य श्रृंखला अगर किसी स्तर पर मिल जाती है तो उसको क्या कहते हैं? देखिए खाद्य श्रृंखलाएं अगर किसी पॉइंट पर मिल जाती है ना तो उसको खाद्य जाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 49 है खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? यानी कि खाद्य श्रृंखला में सबसे लास्ट में कौन होता है? अपघटक। ठीक है, नष्ट करने वाले सबसे लास्ट में होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 50 है खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? देखिए सबसे जो कमजोर कड़ी ना वो सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो 50 प्रश्नों का जो टेस्ट है
ठीक है, ये टेस्ट खत्म हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 में से आपने जो अगर लगा रहे थे आप, तो आपका कितना सही हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक दिन, ठीक ना, हर एक टाइम पर हर एक टॉपिक पर क्विज निश्चित है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यूजीसी नेट पीजीटी के एग्जाम के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।